बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स के बारे में। कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो सेलिंग प्रोसेस में आती हैं। जब भी कोई सेलिंग प्रोसेस किया जाता है ना सेलर के द्वारा, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं 7 से 8, वही आज हम पढ़ेंगे। जो सेलिंग प्रोसेस में अभी सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि सेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो बायर को कैसे कन्विंस करेगा, वो क्या क्या करेगा, उस सेलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेप्स है, और ये सारे स्टेप्स कौन लेता है? सेल्समैन लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स टेकन बाय सेल्समैन, वही होता है सेलिंग प्रोसेस। ओके, तो पहला है प्री सेल्स प्रिपरेशन। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। प्री सेल प्रिपरेशन ये एक ऐसी प्रिपरेशन होती है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्री सेल प्रिपरेशन मतलब सेल से पहले की तैयारी। सेल से पहले की तैयारी वो क्या करना चाहिए, उसे कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में। मतलब कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कस्टमर के बारे में सेल्समैन को बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कस्टमर का क्या बाइंग मोटिव है और क्या बाइंग डिसीजन है, वो किस पर्पस से सामान को खरीद रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या अनसेटिस्फाइड नीड्स है। तो सेल्समैन को अपने कस्टमर्स के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और ऐसे ही अपने फर्म के बारे में भी होनी चाहिए और उस प्रोडक्ट के बारे में भी होनी चाहिए जो वो सेल करेगा। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो अच्छे से बता नहीं पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उसे पता होना चाहिए कि करंट कंपटीशन मार्केट में चल क्या रहा है, उसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट क्या है, वो कितनी सेल कर रहे हैं। तो सेल से पहले की तैयारी में सिर्फ इतना ही करना है कि कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और फर्म के बारे में डिटेल नॉलेज सेल्समैन के पास होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हमें कौन से कस्टमर को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि उसे बेचनी है मर्सिडीज और वो टारगेट कर रहा है झोपड़ी पट्टी वालों को। इमोशनल में मत बहना, सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि वो गलत कस्टमर को टारगेट ना करे। उसे पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है। तो ये होती है प्री सेल प्रिपरेशन, जिसमें वो सेल से पहले की तैयारी करता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कस्टमर ढूंढ रहे हैं। मैथड ऑफ फाइंडिंग आउट लाइकली कस्टमर, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करता है। जैसे कि अभी मैंने मर्सिडीज़ वाला एग्जांपल दिया, जो हमारा कस्टमर है, इसे ही कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब वो किसके थ्रू ढूंढ सकता है? या तो प्रेजेंट कस्टमर, जो भी इट कैन बी मेड थ्रू प्रेजेंट कस्टमर, जो भी उसके पास प्रेजेंट कस्टमर है उसके थ्रू वो ढूंढ सकता है। वो बता देगा उसे कि ऐसे और भी कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। या फिर वो सेल्समैन और जो अदर सेल्समैन हैं उनसे पूछ सकता है, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू डायरेक्ट ढूंढ सकता है, या कोल्ड कॉल कर सकता है। कोल्ड कॉल मतलब स्ट्रेंजर्स को, किसी भी स्ट्रेंजर्स को कॉल कर दी, उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, उनसे बात की, और फिर ये देख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में या नहीं है। तो इस वजह से कोल्ड कॉल इसे कहते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में सिर्फ इतना है, यहाँ पर वो ज़्यादा रिलेटेबल, जो ज़्यादा इच्छुक है, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनको ढूंढना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। और ऐसे कस्टमर्स को प्रोस्पेक्ट कहते हैं। प्रोस्पेक्ट एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक पर्सन बनाया है। प्रोस्पेक्ट मतलब एक ऐसा पर्सन, देखो प्रोस्पेक्ट ये पर्सन है जिसको नीड है प्रोडक्ट की, जिसके पास मनी है खरीदने की, मतलब एबिलिटी टू परचेज है, इसके पास इच्छा भी है खरीदने की और अथॉरिटी भी है खरीदने की। तो इसे बोलेंगे प्रोस्पेक्ट। जिसमें ये सारी सिचुएशंस कंप्लीट होती है ना, तो वो बन जाता है प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट को फाइंड करना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। और प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंट कस्टमर से, अदर सेल्समैन से, फ़ोन डायरेक्टरी से और कोल्ड कॉल से। ये तो हुआ सेकेंड। अब आता है थर्ड स्टेज। अब यहाँ पे क्या करेगा? वो प्री अप्रोच करेगा। प्री अप्रोच मतलब उससे मिलने से पहले की तैयारी ही प्री अप्रोच कहलाती है। उसने क्या हुआ? उसने सेल से पहले की तैयारी की, उसे कस्टमर फिर उसने ढूंढे, जिसको प्रोस्पेक्टिंग कहा गया। फिर अब वो जब उसे कस्टमर मिल गए हैं ना, तो उन प्रोस्पेक्ट्स को वो बायर बनाएगा, खरीदने वाला बनाएगा।
वो प्रोस्पेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, बायर में। अब वो ऐसी तैयारी करेगा। अभी ना हम उसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे, अभी हम प्री अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि उससे मिलने की पहले की तैयारी कर रहे हैं। जब हम उससे मिलेंगे तो उससे पहले की भी तो तैयारी की जाएगी ना, जैसे कि लोकेशन डिसाइड करनी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, लोकेशन डिसाइड करनी, उस कस्टमर के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना। जब हम उससे मिलेंगे तो हमें उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन डेप्थ, उसकी हैबिट्स, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक, उसका टेस्ट, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें प्री अप्रोच में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो अप्रोच करने से पहले की होती हैं, जो उस कस्टमर से मिलने की पहले की एक्टिविटी होती हैं। इसमें सिर्फ इतना है, प्री अप्रोच में ऐसी तैयारी जो मिलने से पहले की जाती है। अब फाइनली ये तो हुआ प्री अप्रोच। अब थर्ड है अप्रोच। अप्रोच में अब यहाँ पे ना सेलर बायर से मिलता है। पहले उसने सेल से पहले की तैयारी की, दूसरे में उसने उस कस्टमर को ढूंढा जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, तीसरे में उसने प्री अप्रोच किया। अब उसने ढूंढ तो लिया, अब उससे मिलने की तैयारी भी तो करेगा ना, कि डिसाइड करेगा लोकेशन, दोनों जब कंफर्टेबल होंगे तो वहाँ मिलेंगे। उससे पहले के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करेगा कि वो क्या दिखाएगा उस कस्टमर को, ये सब तैयार करने के बाद वो उससे मिलेगा। जब वो उससे मिलता है तो उसे बोलते हैं अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे मीटिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर बनाई है, देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट के साथ सेलर मिल रहा है, सेल्समैन मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों की मीटिंग हो रही है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, आपस में ये मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट कांटेक्ट हो जाता है, एक इंटरव्यू चलता है, कस्टमर का इंट्रोडक्शन चलता है। फिर क्या करता है, सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसके स्पेशल फीचर्स बताता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है प्रोडक्ट की तरफ, और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो मिलते हैं, फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, मीटिंग हो रही है, इंटरव्यू चल रहा है, सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और उसको खींच रहा है, क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये होता है फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप्स की। फिफ्थ स्टेप है प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में अब वो मिल गए, ठीक है, उसने बताया, स्पेशल फीचर बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब वो क्या करेगा, जो प्रेजेंटेशन उसने प्री अप्रोच में तैयार की थी, मिलने से पहले जो उसने तैयारी की थी, वो मिलके क्या क्या करेगा, वो यहाँ पे शो करेगा, प्रेजेंटेशन दिखाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि चीज़ों को बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब अपने प्रोडक्ट को शो करना या फिर सैंपल शो करना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हें कैसे बेनिफिट दे सकता है, इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, फॉर्मली प्रेजेंटेशन देगा प्रोडक्ट की, और इंटरव्यू कैसे चलेगा, एडा मॉडल के थ्रू। एडा मॉडल एक मॉडल है, एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू सेल प्रोसेस होता है। अगर नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, प्रोडक्ट का दिखाएगा, सैम्पल्स को यूज़ करेगा। ठीक है, कस्टमर को और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि इसके थ्रू, चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सैम्पल के थ्रू, एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे उसने बस प्रोडक्ट को दिखा दिया है, प्रेजेंटेशन दिखा दिए हैं, सैम्पल्स दिखा दिए हैं, यहाँ पे और ज़्यादा उसने डीपली इम्पैक्ट दे दिया कस्टमर के माइंड में। कस्टमर कौन है, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट ही कस्टमर है। ठीक है, अब 6 स्टेप्स की बात करें तो 6 स्टेप में हो सकता है, अब जब उनकी मीटिंग हो गई, उसने दिखा दिया, तो हो सकता है कस्टमर की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, उसे कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, तो जितने भी हो सकते हैं वो अपने ऑब्जेक्शंस को उठा दे। तो 6 स्टेप में सेल्समैन कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब कि हो सकता है कस्टमर नहीं खरीदना चाहता, उसकी नहीं वांट हो रही हो, उसे कुछ कमियां लग रही हो। ऑब्जेक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, प्राइस से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेल्समैन को हर एक ऑब्जेक्शन को वेलकम करना है, बहुत आसानी से उसके सारे आंसर्स करने हैं। जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना है। उन सेटिस्फाई
आंसर्स देने हैं किसको, कस्टमर्स को। अपना कंट्रोल खोना नहीं है। सेल्समैन को बहुत प्यार से आंसर करो और उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करो। तो यहाँ पे हम कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं 6 स्टेप में, ठीक है, बहुत टेक्टफुली, मतलब चतुराई से। ओके, अब यहाँ पे 7th स्टेप में क्लोजिंग द सेल्स। अब यहाँ पे जब सब चीज़ें हो गई हैं तो सेल्स को क्लोज करने की बारी आ जाएगी। क्लोज मतलब यहाँ पर प्रोस्पेक्ट अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा कि वो चीज़ खरीदना चाहता है या नहीं चाहता। क्लोजिंग सेल का मतलब यहाँ पर कस्टमर बता देगा कि उसे खरीदना है या नहीं, ठीक है। और ये सारा, ये जो क्लोजिंग द सेल है ना, इस प्रोसेस में ये किसका आउटकम है, सेल्समैन के बहुत सारे एफर्ट्स का। सेल्समैन इतनी देर से एफर्ट्स लगा रहता है, यहाँ पे आउटकम आ जाता है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। या तो वो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा। अब अगर वो अच्छी तरह से, सेल्समैन अच्छी तरह से सेल्स को क्लोज नहीं कर पाता ना, तो वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं होता, एक सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं होता। अगर कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो नहीं खरीदेगा, तो कभी भी एंग्री नहीं होते, बहुत प्यार से शेकिंग हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं और उसे गुड बाय कह देते हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में, ठीक है। और वो खरीद लेता है तो बहुत अच्छी बात है, उसने अगर हाँ ही बोल दी तो बहुत अच्छी बात है, आगे ऑर्डर वगैरह मिल जाएंगे। लास्ट में एक लास्ट स्टेप होता है, ये हर किसी में नहीं होता बुक में, लेकिन मैंने लिख दिया है फॉलो अप। यहाँ पर अब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, क्लोज कर दी, सेल्स वगैरह क्लोज हो गई। यहाँ पे अब उसको जो हमने प्रोडक्ट बेचा है ना, उसके आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेल के बाद की जो सर्विस होती है, जैसे वॉशिंग मशीन वाला, वॉशिंग मशीन हम खरीद लेते हैं और ख़राब हो जाती है, तो वो कभी कभी हमारी वॉशिंग मशीन ठीक करने आते हैं घर पे, तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है, ताकि जिससे कस्टमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहे और हमारा रिलेशन उनके साथ बना रहे हमेशा, और ऐसे ही हमारी कंपनी की गुडविल बनती रही। तो ये थे कुछ स्टेप्स। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको समझ आई हो। अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।